हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग इससे पहले की एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम ये सिंपल सा बताते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में, किस अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो अगर आप वो वीडियो अगर मेरा ना भी देखेंगे तब पर भी हम इसमें सारा वो बता दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार हमारे किस भाग, किस अनुच्छेद, क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते हैं कि क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है ये क्योंकि कुछ रीजन की वजह से, तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको रिवीजन करवाना चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर 5 मिनट में वो सारा हम रिवीजन करवा देंगे। उस वीडियो हम क्या बताए थे, तो और भी जितने भी मतलब कि मौलिक अधिकार हैं, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार थे, 6 मौलिक अधिकार थे, उसके भी हमारे सब पार्ट हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें इस वीडियो में करना था, तो उसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार, मूल अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। मूल अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो हम सीधे क्या है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है, हमारे मूल अधिकार कोई उल्लंघन करता है, तो हम सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत ये अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो मूल अधिकार है उसको किस नाम से जानता है, मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, मौलिक अधिकार। अब बात आती है, ये तो हमारा थोड़ा बेसिक हो गया क्यों मूल अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अब बात करें हमारा मौलिक अधिकार है क्या। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि से संबंधित है वही हमारा मूल अधिकार है। जब हमारे भारत देश में कोई भी जन्म लेता है तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है उसको वो मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और मूल अधिकार को हमारे कोई छीन नहीं सकता है। अगर छीनता है तो क्या कर सकते हैं, पता चल गया। अब मूल अधिकार हम लेकिन कुछ परिस्थितियों में, आपात की परिस्थितियों में हमारे कुछ मूल अधिकार जो है सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, सारे नहीं। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब बताती हमारे मूल अधिकार किस भाग में रखे गए हैं, किस भाग में रखे गए, भाग 3 में, भाग 3 में। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मूल अधिकार हमेशा हर एग्जाम में एक छोटा सा, कोई भी अगर छोटा एग्जाम हो उसमें पूछता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में रखे गए, भाग 3 में, क्योंकि इतने सारे भाग हैं उसमें भी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पे मूल अधिकार किस भाग में रखे गए हैं, भाग 3 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार रखे गए हैं। अब सेकंड बात आती है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, क्योंकि जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, ऐसा नहीं कोई अलग से कुछ नहीं बनाया गया है। यहाँ से उन्होंने क्या दूसरे देश से चीटिंग की, हम कह सकते हैं दूसरे देश से उन्होंने क्या है, चीटिंग की, क्योंकि उन्होंने क्या है दूसरे देश के जो संविधान था उसके संविधान से हम लिया। जैसे कि हमारी एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। कानूनी विधि के संबंध में ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब हमारे मतलब कि उन्होंने क्या हुआ, अन्य देशों के संविधान से ही लिया ना। उसी प्रकार से हमारा जो मूल अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है, 21 देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिन्होंने क्या है, मूल अधिकार को अपनाया। तो हमारा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ, ये हमारा पूछता है क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया हमारे मूल अधिकार, अमेरिका से। क्या लिया गया हमारे मूल अधिकार। अब ये हो गई हमारे सेकेंड बार। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या आता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग क्या बताएंगे, भाग 3, भाग 3 को हम लोग क्या जानते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा। अब क्यों जानते हैं इसका हम बताते हैं भी, भारत का मैग्ना कार्टा, क्योंकि जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा कौन थे, जॉन, इंग्लैंड के राजा थे उस समय जॉन, इंग्लैंड के राजा कौन थे, जॉन।
उन्होंने क्या किया, 1215 में एक घोषणा पत्र पारित किया था। किस सन में? 1215 में, जिसमें क्या थे, नागरिक की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का उल्लेख था। इसीलिए जो है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है, ये तो हमारे हो गए। अब जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, अगर भारत कोई नागरिक चाहता है कि हम अपने मूल अधिकार स्वेच्छा से त्याग दें तो त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बात आती है अमेरिका, भारत का नागरिक क्या है, भारत का नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन किस देश का नागरिक कर सकता है? अमेरिका। अमेरिका का नागरिक चाहे तो स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है। अमेरिका क्या कर सकता है, लेकिन भारत का नागरिक है वे स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। अब देखिए, इतने तो हमारी हो गई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक बेसिक हमारा मूल अधिकार के बारे में सबको इतना तो पता ही रहता है लगभग। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है हमारे मूल अधिकार हैं कितने और कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार हमारे मूल अधिकार अर्थात हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। कब 7 थे? हमारे मूल संविधान में। अर्थात हम मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। 7 कब थे? मूल संविधान में। मूल संविधान में अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे मौलिक अधिकार। लेकिन अब बात आती है वर्तमान समय में कितने हैं। तो वर्तमान समय बता दें कि वर्तमान समय हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन सा हमारा हट गया? वो हमारा संपत्ति का अधिकार। वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। और कौन कौन से हैं उसका हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा बता देंगे। और हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हटा करके इसको 301 के तहत इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया हमारे मूल संविधान से। अब इसको क्या कहते हैं? 301 के तहत क्या हुआ? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये हमारा इम्पोर्टेंट बनता है, कानूनी अधिकार। अब बातें दी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो हमारे देखिए 44वें संविधान संशोधन, मतलब कि देखिए ये सब हटाया और ऐड कब किया जाता है? हमारे जब संशोधन होने लगते हैं तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन। ये भी हमारे यहाँ पे लिख दीजिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन। और किस सन में? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हमारे जो थे संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन सन 1978। इसको आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा हमेशा पूछता रहता है कि किस अधिकार को हटा करके 301 के तहत कानूनी अधिकार दे दिया गया। वे है हमारा संपत्ति का अधिकार। और किस संशोधन में? 44वें संशोधन में। किस सन में? 1978 में। इतना आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा मूल अधिकार क्या है। आप लोग अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे जितने मूल अधिकार हैं उसके सब पार्ट जो हैं उसमें भी पार्ट हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं अब उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हमने क्या हमारे 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार क्या है? पहला आता है 6 मौलिक अधिकार, यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। देखिए पहला क्या होता है हमारा? समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता भी हम कह सकते हैं इसको, समानता का अधिकार। और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद हमारा है 12 और 13। देखिए हमारे जो मूल अधिकार हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 12 से 35 तक है ना, लेकिन 12 और 13 में हमारे मूल अधिकार नहीं है, उसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है। तो समता समानता का अधिकार कहाँ से रखा गया? 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से
18, अनुच्छेद 14 से 18। अब बात आती है हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए समानता में कितने लेटर आ रहे हैं, मतलब कितने अक्षर है इसमें, 4 ना, समानता। और यहाँ पे देखिए 14 मतलब 4 से स्टार्ट, मतलब कि 4 इसमें आ रहा है ना, और 14 में और फिर 18, और 14 और 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, हम ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब 12 और 13 में राज्य की परिभाषा रखा गया है और क्षमता समानता का अधिकार जो है 14 to 18 रखा गया है। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारे मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये किस अनुच्छेद में रखा गया है। अब देखिए वैसे फिर इसको भी कोरिलेट कर लीजिए आप, स्वतंत्रता में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना, तो ये भी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमारे क्या रखे गए हैं, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। अब तीसरा क्या है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। देखिए हम जो जैसे याद किए वैसे आप लोग को भी याद करवा रहे हैं। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, इसमें देखिए 3 आ रहे हैं ना, तो 3 को हम लोग क्या है, 1 1 2 3, तो यहाँ पे अनुच्छेद किस अनुच्छेद का रखा गया है, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक हमारे क्या रखे गए हैं, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। किस अनुच्छेद के अंदर का, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें देखिए 3 आ रहा है ना, तो 3 से क्या हुआ, मतलब इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो हमारे 23 से 24 और धार्मिक और स्वतंत्रता 2 हुआ, तो अधिकार को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो 23 से 24 हमारे क्या हो गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4th वाला हमारा कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर आप लिख लीजिए 21 अनुच्छेद में रखे गए हैं, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 हमारे कौन रखे गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए यहाँ पे 5th वाला क्या है हमारा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किस अनुच्छेद में रखे गए हमारे, अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद हमारे कहाँ तक, 30 तक कौन रखे गए हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, अनुच्छेद 29 से 30 तक, ये हमारे हो गए क्या, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब बात आती देखिए, अब 6 वाला क्या है, वह है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ये तो हमारे हो गए छह हमारे मूल अधिकार हो गए। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके भी सब पार्ट हैं, तो आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग पहला हम लोग क्या डालेंगे, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार हमारे कौन कौन से अधिकार रखे गए, वो हम लोग हमारा समता समानता का अधिकार कहाँ से रखे गए, अनुच्छेद 14 से 18। अब देखिए इसके अंतर्गत भी हमारे कौन कौन से अधिकार दिए गए, अर्थात किस किस क्षेत्र में हमें समानता दी गई है, हमारे संविधान में किस किस क्षेत्र में भारत के नागरिकों को समानता दी गई है। तो वह पहला होता है विधि के समक्ष समानता। तो पहला क्या है वह, विधि अर्थात कानून, विधि या फिर कानून के समक्ष समानता। और एक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14। अब देखिए इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र से ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। कानून किसी से किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जो अलग कास्ट के हैं जो उसको अलग दंड दिया जाएगा, जो दूसरे कास्ट के हैं उसको दूसरे कास्ट का जो लड़का है उसको एक उस अपराध के लिए अलग से दंड दिया जाएगा, और लड़की है तो उस अपराध के लिए उसको अलग से दंड दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई चोरी का अपराध किया है और लड़का है तो उसके लिए अगर हमें सपोज करो एक दिन का जेल है, तो ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए 2 दिन का जेल होगा। तो दोनों के लिए क्या है, सबके लिए समान अधिकार है। कानून की नज़र से सब लोग क्या है, समान है। ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, कानून सबको समान महत्व देगा। अब बात आती है विधि अर्थात कानून। विधि और के समक्ष जो समानता है किस देश से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष जो समानता है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ये तो हम आप लोग को पहले साथ बता चुके हैं। विधि के समक्ष जो समानता है वह कहाँ से ली गई, किस देश से, ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो मतलब कि कानून चाहे वह देश, और यहाँ पे सिर्फ हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए लागू ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं उन्हीं के लिए सिर्फ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो देश और विदेश से भी अगर कोई नागरिक हमारे देश में रह रहा है तो उसके लिए भी वही अपराध, वही कानून होगा, वही सज़ा होगी जो हमारे भारत के नागरिकों के लिए है। तो देश और विदेश के दोनों के लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट बनता है। जो कानून का अधिकार है, कानून के समक्ष जो समानता है, कानून की समझ समानता है देश के लिए और विदेश दोनों के लिए है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कानून की समझ समानता कि सिर्फ देश है, विदेश है, देश विदेश दोनों है, नन ऑफ दिस। तो हम उस पर टिक करेंगे क्या, देश और विदेश दोनों के लिए, सबके लिए समान है। और सेकेंड क्या आती है, सेकेंड बात आती है कि हमारा किस में समानता दी गई है, तो वह हमारा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के भेदभाव पर रोक, आदि के भेदभाव पर रोक। अब 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में होगा तो अनुच्छेद 15 होगा। अनुच्छेद 15 में अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है किसी भी व्यक्ति से हम उसके धर्म या फिर जाति या फिर लिंग, पुरुष है स्त्री है, किस स्थान से है, कहाँ से है, उसके आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। वह चाहे तो अपनी शिक्षा से, ऐसा नहीं है कि वो अलग कास्ट का है तो वह मस्जिद नहीं जा सकता है। हम लोग क्या है, हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मस्जिद नहीं जा सकते हैं। या फिर जो मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे हिंदू के मंदिर में नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भेदभावनाएं हैं उस पर क्या रोक लगा गया है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। कोई भी सार्वजनिक प्लेस पे जाना हुआ तो उसके धर्म, जाति आधार के भेदभाव पर उसको रोका नहीं जाएगा। वह कहीं भी आ जा सकता है, चाहे वह तालाब हो, दुकान हो, होटल हो, कहीं भी उसको जाति इस सब के आधार पर उसको रोका नहीं जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा है लोक नियोजन में समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता। लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरियों अब देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद अर्थात में समानता, सरकारी नौकरी में समानता क्या है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर सरकारी नौकरी, उसके धर्म, उसके जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में समानता नहीं होगी, नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति किसके आधार पर होगी, उसकी योग्यता के आधार पर होगी। लेकिन फिर भी क्या है, SC ST OBC को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण क्यों दिया जाता है, ये सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं, सबके अलग अलग भेदभाव है। तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो आप लोग खुद ही बताएंगे कि ये आरक्षण देना सही होता है या फिर गलत होता है। तो अब देखिए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो थे विश्वनाथ प्रताप, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण दिया था। 27% का आरक्षण किसने दिया था,
विश्वनाथ प्रताप ने क्या थे, सॉरी एक मिनट, पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण किसने दिया था? वह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए दिया था। ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से प्रधानमंत्री ने 27% का आरक्षण दिया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% का आरक्षण दिया था। अब तो ये हमारे हो गए 3 हमारे समता का अधिकार हो गया। अब देखिए हमारे फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारा है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। देखिए छुआछूत एक बहुत ही हम कह सकते हैं मानसिक बीमारी थी हमारे देश में, जिसका अंत हो गया जब हमारा संविधान बना। जब हमारा संविधान तो पहले भी था, लेकिन हमारे देश में क्या था, ब्रिटिश का शासन उसमें मतलब कि था, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब भी ऐसी मानसिकता है, थोड़ी बहुत मानसिकता है, अस्पृश्यता था, छुआछूत। और ये हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ये है क्या? अब देखते हैं। अस्पृश्यता था छुआछूत का अंत हमारे कर दीजिए। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसका अंत होना चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता एक बहुत ही मानसिक बीमारी थी। लोग जो निचले कास्ट के लोग थे उनसे छुआछूत की भेदभावना अपनाते थे, जिससे उनको बहुत ही बुरा लगता था। तो ये इसका अंत हो गया अनुच्छेद 17 में। ये इसको हमारे संविधान में इस अस्पृश्यता को कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया किसमें? अनुच्छेद 17 में, अर्थात छुआछूत का अंत। इसके हमारे संविधान में कोई भी परिभाषा इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इस संसद के द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा इसको हमारे संविधान में लाया गया है। अब देखिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत यह कहा गया है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत जो था एक दंडनीय अपराध है। अब इसी का नेम बदलकर क्या कर दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार, इसी का नेम बदल के फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। तो ये हमारे थे, ये हमारा हो गया अस्पृश्यता का अंत। इसका अंत हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एक हम कहते हैं मानसिक बीमारी थी, ये छुआछूत का भेदभाव न करना। किसी निचले कास्ट के लोगों से लोग छुआछूत उसको पाए नहीं पिलाते थे, दूर रहते थे, ये सब करते थे। इसका अंत हो गया हमारे संविधान में। तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला क्या है। जो समानता का अधिकार है उसमें 5 प्रकार की हमारी समानता दी गई है। 4 तक हम लोग कर लिए। अब देखिए फिफ्थ क्या? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियां का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर दिया गया है? अनुच्छेद 18। अब देखिए है क्या उपाधियों का अंत हमारा जो हुआ है क्या? देखिए जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे देश के कुछ नागरिक ऐसे थे कि जो कि अंग्रेज के फेवर में रहते थे। तो अगर वो कोई अच्छा काम करते थे तो अंग्रेज जो थे उनको उपाधियाँ दे देते थे, कि वो ताकि वो भी क्या होते थे, उनका और उनके अंदर अहंकार आ जाता था, घमंड आ जाता था। तो और निचले कास्ट के जो और दूसरे लोग रहते थे उसकी भेदभावना अपनाते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसीलिए जब हमारे मूल समाज का संविधान बना, अर्थात हमारा संविधान बन गया था, फिर हमारा संविधान जब बना तो उसमें क्या थे, इस प्रकार की जो उपाधियाँ थी उसका अंत कर दिया गया। लेकिन उपाधियों का अंत हुआ है, लेकिन शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ अब भी दी जाएंगी। राज्य सरकार के द्वारा हमारा क्या हुआ? उपाधियों का अंत हो गया, लेकिन शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ अब भी दी जाएगी। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लेकिन अब बात आती है, देखिए 1954 में जब हमारा क्या था, भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया, तो उसमें कहा गया, तो बालाजी राघवन थे, उन्होंने अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट में याचिका दायर की कि उपाधियों का तो अंत हो गया, लेकिन अब ये क्या है,
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया कि ये उपाधियां नहीं हैं, जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अर्थात हमारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये हमारे क्या है, पुरस्कार हैं। और इस प्रकार के पुरस्कार हमारे भारत देश में अगर कोई नागरिक अच्छा काम करता है, बड़े काम करते हैं, तो उसको इस प्रकार से पुरस्कार दिए जाने चाहिए, क्योंकि हर नागरिक चाहता है अगर हम कुछ काम करें हमें कुछ पुरस्कार मिले ना, तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाना चाहिए। और इस प्रकार के पुरस्कार देना एक स्वाभाविक है और सही है, तो ये गलत नहीं है। तो ये हमारा हो गया उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में जो अंग्रेज शासन के द्वारा जो दी गई उपाधियां थी उसका अंत कर दिया गया। जो लोग क्या करते थे, ऊंच नीच की भेदभावना करते थे, इस प्रकार की उपाधियां क्या थी, अनुच्छेद 18 में इसका अंत हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, ये तो हमारे हो गए क्या 5 हमारे मूल अधिकार हो गए। और ये जो उपाधियाँ थी, ये उपाधियों में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि विदेशी, अगर विदेश का कोई नागरिक, विदेश का नागरिक है, तो वह हमारे अगर देश में रह रहा है और किसी लाभ के पद पर है, तो अगर उसको क्या है, अगर कोई भी पुरस्कार अगर देना है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति को उसको नहीं दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति की सलाह के बिना उसको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है और उपाधि नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम विदेशियों से भारत का नागरिक किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लेगा। तो ये हमारे इस प्रकार के हो गए उपाधियों के बारे में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में हुआ, अनुच्छेद 18 में हुआ। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं क्या, चलिए इसको आप लोग इसको लिख लीजिए, हम पढ़ेंगे क्या स्वतंत्रता का अधिकार। अब